Good morning, dear student. In last class, we have discussed about structural representations of organic compound, that is bond line notations, condensed formula, expanded structural formula. Okay, in which we have discussed a lot of questions. We have also discussed about how to calculate sigma and pi bond and how to predict hybridizations of any particular atom. Okay, and types of bond फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. ओके, तो कल के क्लास में हम लोगों ने ये सब कंप्लीट किया था और वो सब भी इम्पॉर्टेंट लाइक जेई मेन सिलेबस टाइप वो इम्पॉर्टेंट था. ठीक है ना. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपको बताना चाह रहा हूँ. इन लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशंस, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशंस. ओके, आज उसका एप्लीकेशंस के बारे में मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशंस का क्या क्या मतलब उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है. लाइक कार्बन कार्बन बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ. तो अगर आप देखोगे तो दिस इज एल्कीन एंड दैट वन इज अल्काइन. ओके, तो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप प्रिडिक्ट करते हो तो दिस इज sp3 और इस कार्बन का भी अगर प्रिडिक्ट करते हो तो दिस इज ऑल्सो sp3. ओके, इस कार्बन का प्रिडिक्ट करते हो तो दिस इज sp2 और इस कार्बन का प्रेडिक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा sp2. आप समझ रहे हो ना हम लोग क्या कर रहे हैं. sp3 के बीच का बॉन्ड है और इसको प्रेडिक्ट करोगे तो दिस इज sp और इसको ही प्रेडिक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा sp. आप समझ रहे हो ना. तो ये तो हम लोगों ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशंस को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया. ठीक है. अब हाइब्रिडाइजेशंस के आपको मैं एक बात बताया था, आपको याद होगा शायद कि मैं आपको बताया था कि मतलब sp में जो होता है sp, अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इसको आप नोट किए हुए हैं पहले से. यहाँ पे मैं sp लिख रहा हूँ, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp3. ठीक है ना. तो मैं बता चुका हूँ कि इसमें परसेंटेज क्या होता है, 50% होता है. इसमें कितना होता है, 33.33% होता है. इसमें कितना 25% होता है. ठीक है ना. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि due to more percentage S character in sp hybridization, sp is more electronegative than sp2 and sp. sp is more electronegative than sp2 and sp3. इसमें क्या होता है, परसेंटेज S कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है. अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा ना तो S का साइज क्या होता है, काफी स्मॉल. अब जैसे 1s 2s 2p, तो 2s ज्यादा नजदीक होता है, 2p न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है. आप समझ रहे हो ना. तो एस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका लेंथ थोड़ा क्या रहने वाला, छोटा रहने वाला. मैं सिंपली क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बनने वाला बॉन्ड लेंथ भी क्या होते जाता है, छोटा होते, स्मॉल होते चला जाता है. ठीक है ना. तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करें तो आप लोग बताओ का सी और सी बॉन्ड का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि sp3 वाला बॉन्ड को कंपेयर करें, sp2 वाला बॉन्ड को कंपेयर करो और sp. तो ओवरऑल क्या होगा कि sp का बॉन्ड लेंथ क्या होने वाला है, स्मॉल होने वाला है. क्यों? क्योंकि sp में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है. और परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बनने वाला बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. तो आप यहाँ पे इसे एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी आप देखोगे तो ये 1.54 है, यहाँ पे 1.34 है, यहाँ पे 1.20. मतलब इसका बॉन्ड लेंथ, ये sp3 कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है. और sp कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, स्मॉल है. ये हम लोग किस में मेजर किए, आर्मस्ट्रांग में. ये डाटा एक्सपेरिमेंटल है, ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अगर आप ये चीज तो नोट कर ही रखा है आपने, तो मैं इसको रिमूव करके एक बात मैं यहाँ पे लिखूंगा. इसको मैं रिमूव करके एक बात यहाँ पे लिखूंगा. वो क्या है, आपको याद होगा कि नेक्स्ट क्लास मतलब लास्ट क्लास में मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया था. द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर. अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, बॉन्ड 3 है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं ऑलरेडी. बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. शायद आपने पढ़ा होगा. ठीक है ना. नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे लिख लेंगे. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा. एक तो मैं आपको बताने का कोशिश किया परसेंटेज एस कैरेक्टर से. दूसरा मेथड क्या था कि आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो.
तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर sp वाले का ज्यादा है, तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी पता चल रहा है कि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, ये अब तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाला, मतलब हम लोग ये कंपेयर करने जा रहे हैं कि sp3 कार्बन और S, आप समझ रहे हो ना, sp3 कार्बन और S के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, या मतलब ये sp3 कार्बन क्या है, कार्बन का, और इसका हाइड्रोजन का, या फिर sp2 कार्बन और S, या फिर sp कार्बन और S। हम लोग ये कंपेयर करने जा रहे हैं कि मतलब किस, मतलब हाइड्रोजन का जो S ऑर्बिटल है किस हाइब्रिडाइजेशन के साथ लॉन्ग बॉन्ड बनाएगा या शॉर्ट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ डाटा से भी आप देख रहे हो कि sp वाले के साथ क्या है, बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो वही इसका रीजन है, क्योंकि इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उससे बनने वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। मतलब sp से जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा ना, sp वाले से जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा ना, उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल। लाइक अगर इस बॉन्ड को मैं बोल दूं A, इस बॉन्ड को मैं बोल दूं B, और इस बॉन्ड को मैं बोल दूं C, तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका C। आप समझ रहे हो ना, मैं सिंपली क्या बताना चाह रहा हूं, तो आप समझ रहे हो, मैं sp3 और S वाले बॉन्ड, तो जितना कम परसेंटेज S कैरेक्टर होगा वो हाइड्रोजन के साथ उतना ही लॉन्ग क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ने से रिजल्ट क्या है, sp कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाता है और CH बॉन्ड भी स्मॉल हो जाता है। रिजल्ट तो यही है। ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या है, परसेंटेज S कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा, जस्ट मैं ये एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, CC बॉन्ड लेंथ, CC बॉन्ड, या फिर हम लोग बोले CH बॉन्ड। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ बोलूं मैं, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ने से। ठीक है, वही रिजल्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी प्रूफ हो रहा है। अब बॉन्ड एनर्जी, अब आप लोग बताए बॉन्ड एनर्जी, आप लोग बात करोगे तो ऑब्वियस है कि बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होने वाला है तोड़ने के लिए। क्यों सर, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3 बॉन्ड को आपको तोड़ना है, तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, और इवन बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आप समझ रहे हैं ना, बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियस है कि जिसको तोड़ने में अगर ज्यादा हम लोगों को एनर्जी जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। जैसे उसको तोड़ने में काफी हम लोगों को एनर्जी जा रहा है, मतलब इसका स्ट्रेंथ काफी क्या है, ज्यादा अच्छा है। तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, या फिर एनर्जी के फॉर्म में भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही CH बॉन्ड का अगर बॉन्ड एनर्जी का हम लोग बात करें, तो आप लोग एक बात बताएं, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लिखूंगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो किसका बॉन्ड लेंथ छोटा था, ये CH वाला बॉन्ड लेंथ छोटा था, जबकि ये CH वाला बॉन्ड लेंथ क्या था, बड़ा था। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी लिखा हो ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, यहाँ से 3rd नंबर लिखता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे एक बात और लिखता हूँ कि बॉन्ड एनर्जी भी क्या होता है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप समझ रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कहने का मतलब है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बॉन्ड लेंथ की जितना ही ज्यादा होगा, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं अलग पैटर्न पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस पैटर्न पे लिख देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो भी सही था, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकता हूं। ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, STRE, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। इसको मैं थोड़ा अलग फॉर्म में लिख दिया हूं, तो ये बात आपको समझ में आ रहा हो कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। या फिर ऐसा बोल सकते हो, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा छोटा रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो आप लोग बताएं किसका बॉन्ड लेंथ छोटा था, CH बॉन्ड, ये छोटा वाला बॉन्ड था CH, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ डाटा से भी देख रहे होगा, तो CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ये बस मैं हाइब्रिडाइजेशंस की वजह से बॉन्ड के एनर्जी पे, बॉन्ड के लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताने की कोशिश की। एक बात यहाँ पे
नोट करना है, सी सिंगल बॉन्ड सी पाई बॉन्ड इज वीकर देन सी सिग्मा बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। अब इसका रीजन क्या होता है, आप लोग जानते हो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरह से ओवरलैपिंग से होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्डिंग से, इस तरह के ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना। तो ये ओवरलैपिंग काफी ज्यादा, ये जो एक्सियल की तरफ जो ओवरलैपिंग होता है, ये ओवरलैपिंग काफी इफेक्टिव होता है, इससे बनने वाला बॉन्ड भी क्या होता है, काफी स्ट्रांग बनता है। जबकि ये क्या है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता है, इसलिए वीकर हो जाता है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ओवरऑल ज्यादा स्ट्रांग होगा, ओवरऑल 3 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड ओवरऑल क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये फैक्टर आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो ये सारा पॉइंट ही डिस्कस हो गया, तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन, बेसिकली अगर हम लोग क्लासिफिकेशंस करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दैट इज 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी, 3 डिग्री आल्सो कॉल्ड टर्शियरी कार्बन एंड 4 डिग्री आल्सो कॉल्ड क्वार्टिनरी कार्बन एटम। बेसिकली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम किसको बोलते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई कार्बन पर्टिकुलर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। लाइक ये कार्बन को देखोगे तो आप ये एक ही कार्बन डायरेक्टली मतलब जिस कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली देखना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये देखोगे तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब इसका आप देखोगे तो ये डायरेक्टली कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी हो जाएगा। इस कार्बन को आप देखते हो तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर वाले कार्बन से, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। वैसे अगर इसका डिग्री देखोगे तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। इस कार्बन को आप देखोगे तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखेंगे तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को देखोगे तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखेंगे तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन 1 डिग्री होगा और ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा, क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से। मतलब जस्ट हम लोगों को डायरेक्टली देखना, बाद वाला नहीं देखना, ऐसा नहीं कि इसको देख रहे थे इसको देखे, नहीं, जस्ट डायरेक्टली वाला हम लोगों को देखना है। तो इस तरह से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका तो डिग्री क्या होगा, इसका तो आई थिंक डिग्री कितना होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 4 डिग्री, दैट इज क्वार्टिनरी कार्बन एटम। तो अगर इसमें टोटल 1 डिग्री पूछे तो 1 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, आप काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6, 1 डिग्री वाला कितना है, 6। 2 डिग्री वाला अगर बोले तो कितना हो जाएगा, 1, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, तो 1 2 3 3 बस 3 ही है। और 3 डिग्री वाला कितना है आप लोग बताएं, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो 2 3 डिग्री और 1 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री वाला कितना है, तो 1 ही है, ठीक है ना। तो टोटल कार्बन कितना हो गया, 9 10 12, तो टोटल 12 कार्बन होना चाहिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जितना डिग्री आएगा टोटल को आप ऐड कर दे, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ट्रिक भी है क्रॉस चेक करने का आंसर का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्सरी हाइड्रोजन, ठीक है ना। टर्सरी 3 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन का डिग्री वही होता है जो कार्बन का डिग्री होता है। जैसे एक मैं क्वेश्चंस लूं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चंस ले लूं, CH3 CH2 CH3 CH3 जैसे एक क्वेश्चंस में ले लिया, तो अगर इसमें डिग्री ऑफ कार्बन आप कैलकुलेट करते हो तो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 4 डिग्री। आप समझ रहे हो ना, ये तो आप कर लोगे। ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री हो जाएगा, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो अब ये खुद से करें, आप देखना कैसे समझ में, जैसे इस कार्बन का डिग्री देखना है तो ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, इस कार्बन को देखना है तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, इस कार्बन को देखना है डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ठीक है ना। इस
कार्बन को देखना तो डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो डिग्री हम लोग कार्बन कैलकुलेट किया। अब अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो जो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा रहता है वही उसका डिग्री हो जाता है। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट डिग्री ऑफ कार्बन। अब जैसे इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को देखोगे तो यहाँ पे 3 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे समझ रहे, इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करोगे इस हाइड्रोजन का, तो इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। मतलब इसमें जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन का डिग्री 1 होगा। इसमें जो 2 हाइड्रोजन होगा, उन दोनों हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो जो कार्बन का डिग्री होता है वही क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का डिग्री। अब जैसे इस, अब जैसे जैसे यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। इस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। आप लोग बोलोगे सर क्वाटिनरी कार्बन तो लिखे आप सर, लेकिन क्वाटिनरी आप हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं। तो मैं बोलूंगा क्वाटिनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब क्वाटिनरी कार्बन को देखते हो, 4 डिग्री कार्बन को देखते हो, तो वहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे इसमें कि कितने 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है, तो आप लोग बताएं। 3 तो यहाँ से मिल गया, 3 यहाँ से मिल गया, 6 और 9 यहाँ पे है, 3 3 6 3 9। तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 1 डिग्री वाला कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना। 2 डिग्री वाला पूछे तो 2 यहाँ पे है, बस 2 ही है। तो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आप लोग बताएं। 2 हो जाएगा। ये तो 15 है, ये तो 15 है। और 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन पूछे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ही होगा। और 4 डिग्री तो है ही नहीं, तो टोटल आप समझ रहे हो ना। इस तरह से टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 17 और 18। तो टोटल हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 18। आप काउंट भी कर लेते हैं। यहाँ से 9 हो गया हाइड्रोजन, 10 10 + 3 13, 13 + 2 15 और 15 + 3 18। तो टोटल हाइड्रोजन भी कितना आ रहा है, 18 ही आ रहा है। और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 18। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो आंसर का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो मैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, लेकिन अब ये खुद से करें। लाइक अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड इस तरह से ले लेता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इस कार्बन को देखेंगे तो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखें तो कितने कार्बन से, 3 डिग्री। इसको 2 डिग्री, इसको भी 2 डिग्री, इसको भी 2 डिग्री और इसको भी 2 डिग्री। और इस पे जो हाइड्रोजन होगा ये 1 डिग्री होगा। इस पे जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इस पे जो हाइड्रोजन होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इस पे जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इस पे जो हाइड्रोजन होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। आप समझ रहे हैं ना। जैसे अब बेंजीन रिंग के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले, तो आप लोग जानते हो कि बेंजीन को हम लोग कल के क्लास में इस तरह से ड्रॉ किया था। तो बेंजीन का सारा के सारा कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री होता है। ठीक है ना। बेंजीन का पूरा का पूरा कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री। जैसे क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ले लूँ, लाइक नेप्थलीन मैं ले लिया इस तरह से। आप समझ रहे हैं, इस तरह से मैं ले लिया नेप्थलीन। तो इस तरह से अगर मैं ले लिया तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने 2 डिग्री वाले कार्बन है। तो कितने हो जाएंगे, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये सॉरी ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ 1 2 3। ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये 2 डिग्री हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये क्या कर लोगे, आप फाइंड कर लोगे। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना कि कैसे ये कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ कार्बन। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर में। एक क्वेश्चन और आप देख लो। जैसे हम लोग ऐसा कुछ कंपाउंड बना दिए, कुछ ऐसा कंपाउंड बना दिए, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बना दिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री क्या हो, 3 डिग्री। जबकि इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। 1 2 3 1 2 3 4। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप नोट कर ले, काफी इजी है, ये देखने से भी आपको लग रहा होगा। तो इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये 6 नंबर था, ये कितना था, 6। उसके बाद क्या है, 7। अब जैसे देखोगे तो इस कार्बन का तो डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन। अच्छा, हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आपको समझ में आ गया कि जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसका वही डिग्री हो जाएगा। तो उस पर मैं ज्यादा नहीं आपको ये करवाऊंगा। ठीक है ना। जैसे इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही जो मतलब आप समझ रहे हैं, जो कार्बन का डिग्री होता है वही हाइड्रोजन का, उस कार्बन पे जिस हाइड्रोजन का हमको डिग्री देखना है, उस हाइड्रोजन का हम लोग उस कार्बन का डिग्री देख लेंगे कि वो किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये भले ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन ये डायरेक्टली 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। हम लोगों को डिग्री किससे देखना है कि वो कितने कार्बन से क्या है जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे इस कार्बन का देखेंगे तो इसका 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका देखेंगे तो ये डायरेक्टली 2
कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा, इसका 3 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 ये 1 डिग्री हो जाएगा और ये 1 डिग्री। वैसे यहाँ पे देखोगे तो ये 1 डिग्री होगा क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी कितना 1 डिग्री, क्योंकि इसको देखोगे तो 2 डिग्री, इसको देखोगे तो 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे तो 1 डिग्री, यहाँ आप देखोगे तो 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री होगा। भले ये 3 बॉन्ड बना रहा है लेकिन ये डायरेक्टली 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। भले ये 3 बॉन्ड बना रहा है लेकिन ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, इसलिए इसका डिग्री ऐड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग मिथाइल ऐड कर देते CH3 तो इसका डिग्री क्या हो जाता है, 3 डिग्री हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना। अब जैसे 2 कार्बन है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिग्री क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मैं एल्डिहाइड लगा दिया, क्या लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, ठीक है। तो इस कार्बन को देखोगे तो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि एक बड़े से कंपाउंड दे देगा, उसे बोल देगा कि बताए डिग्री ऑफ कार्बन कितना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर ही लोगे, ठीक है ना। तो इस पे चाहूँ तो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि अदर कार्बन के अगर अलावा कोई एटम होता है तो हम लोग उसको डिग्री में काउंट नहीं करते हैं, बस देखते हैं कि डायरेक्टली कार्बन, जैसे ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, तो ये कार्बन, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ अल्कोहल। ओके अब यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल, वैसे ही प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है एंड टर्सरी अल्कोहल। जैसे 4 डिग्री क्वार्टिनरी हाइड्रोजन एटम नहीं होता, वैसे ही क्वार्टिनरी अल्कोहल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल कैलकुलेट करने के लिए आपको डिग्री ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना होगा। मतलब अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री पता कर ले, वो वही डिग्री का क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो अब जैसे इस अल्कोहल का डिग्री आपको पता करना है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना है, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो अल्कोहल होगा ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये अल्कोहल का अगर पूछ दे, ये अल्कोहल का, तो कितने कार्बन, इस कार्बन का डिग्री कितना है, 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का 2 डिग्री है, तो इस अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। अब जैसे इस कार्बन को देखोगे तो कितना कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। वैसे ही क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझे, दूसरे क्वेश्चन से समझे आप। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया CH2OH ले लिया, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में लूँ CH3COH, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ये इस कार्बन का डिग्री कितना, 2, तो वही अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ, CH3 और यहाँ पे क्या ले लो, OH, तो इस कार्बन का डिग्री क्या है, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि जो कार्बन का डिग्री होगा वही क्या हो जाएगा, अल्कोहल का भी डिग्री होने वाला है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे मैं 5th क्वेश्चन ले लूँ, यहाँ पे मैं 5th क्वेश्चन ले लूँ इस तरह से, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अल्कोहल लगा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ OH, तो ये भी 2 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये कार्बन का डिग्री कितना है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। 4 डिग्री इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 4 डिग्री अगर कैसे होगा, जैसे मैं 7 नंबर, ये तो 7 हो गया, ये 8 नंबर क्वेश्चन बनाओ। जैसे मैं 8 नंबर क्वेश्चन बना दो, जैसे यहाँ 4 डिग्री आप कार्बन बनाते हैं तो फिर से अल्कोहल आप नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा, 5 बॉन्ड बना लेगा, इसलिए 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस टाइप का कुछ बना दूं कंपाउंड और इस अल्कोहल का डिग्री पूछूं तो कितना कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो इस अल्कोहल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस पर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बना दूं, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, 1 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बना दूं, ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत बना सकता हूँ, आप लोग जानते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, डील कर लोगे, ठीक है ना। जैसे मैं इस तरह से मैं बना दूं,
ठीक है। तो अब इस कार्बन का डिग्री देखोगे, इस कार्बन का डिग्री देखोगे, इस ये अल्कोहल किस पे जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है, तो इस कार्बन का डिग्री आपको देखना होगा। तो ये कार्बन कितना डिग्री का, 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है, तो ये अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली डिग्री ऑफ अल्कोहल कैलकुलेट करने के लिए आपको डिग्री ऑफ कार्बन क्या करना है, फाइंड करना है। जो डिग्री ऑफ कार्बन होगा वही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ एमाइन। ओके, तो डिग्री ऑफ एमाइन का बात करोगे तो हम लोग वैसे 3 टाइप के एमाइंस होते हैं, लाइक 1 डिग्री एमाइन, दैट इज प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, एंड 3 डिग्री दैट इज टर्सरी एमाइन। अब डिग्री ऑफ एमाइन, सबसे पहले आप एमाइन का देखिए जनरल फॉर्मूला। एमाइन जो होता है वो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लाइक अगर RNH2 है, ठीक है ना, तो अगर नाइट्रोजन जैसे ये RNH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। NH2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर नाइट्रोजन एक R से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री एमाइन। आप समझ रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पे हम लोग RNH R दिस बोथ अल्काइल ग्रुप आर मे बी सेम और डिफरेंट। ओके, अगर दो अल्काइल ग्रुप, अगर नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से एसोसिएट होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एमाइन। और अगर नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से क्या हो, एसोसिएट हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये सेम भी हो सकता है, आपस में डिफरेंट भी हो सकता है, तो डेट इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। लाइक इसमें अगर हम लोग क्वेश्चंस करें जैसे CH3NH2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा। ठीक है ना, अब लिखते चलेंगे एमाइन। जैसे मैं क्वेश्चंस कर दूं CH3CH2NH2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइन होगा। ये भी क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन। आप समझ रहे हो ना, ये भी क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन। तो अब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखोगे CH3NH और मैं यहाँ पे कर दिया ET, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना। अब जैसे मैं यहाँ पे कर दिया CH3N, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा एमाइन, क्योंकि इससे 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन से जितना अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एमाइन का डिग्री क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। लाइक अगर हम लोग ऐसा ले लिए, अगर हम लोगों ने ऐसा ले लिया, कुछ रिंग में इस तरह से ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन होगा, क्योंकि ये 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और उनके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ताकि ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो जाता है। ये बात आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अब जैसे इसको अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप देखते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, और इस कंपाउंड का नाम होता है पायरिडीन। ठीक है ना, क्या होता है, पायरिडीन इस कंपाउंड का नेम होता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये भी 2 अल्काइल, अच्छा यहाँ पे H नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रहे यहाँ पे H नहीं होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, और नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 2 डिग्री एमाइन। तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। लाइक ये तो 5th नंबर क्वेश्चन था, 1st 2nd 3rd, ये 4th था, ये 5th था, और ये क्या था, 6th था। 7 नंबर क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें इस तरह से, अगर हम लोग देखें तो इस नाइट्रोजन का भी आप डिग्री बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इससे 3 अल्काइल ग्रुप अल्काइल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख दूँ NH2, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ही अल्काइल ग्रुप, दैट इज एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली जुड़ा हुआ हम लोग देखते हैं, एक ही अल्काइल ग्रुप, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कर दूँ NH और यहाँ पे 2 रिंग इस तरह से मैं बना दूँ, ठीक है ना, इस तरह से मैं बना दूँ 2 रिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा, क्योंकि इससे 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक R और एक R, 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग हमेशा अल्काइल ग्रुप से देखें, दैट इज R कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से ना देखें, क्योंकि हाइड्रोजन से कभी कभी आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक भी हो सकता है। आप समझ पा रहे हो ना। तो हमेशा आप किससे देखें, अल्काइल ग्रुप से आप देखें। ठीक है, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं क्वेश्चंस ले लूँ, 10 नंबर में मैं क्वेश्चंस ले लूँ, ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब जैसे क्वेश्चंस में आपका ले लेता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है। अब जैसे हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस ले लेते हैं, NH और यहाँ पे ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम को हम लोग लगा दिया, तो बेसिकली ये एक ही R ग्रुप से लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइन ही हम लोग बोलेंगे। लाइक अगर ऐसा दे दिया है CH3, अब H2 की जगह D2 भी हो सकता है। ठीक है ना, ड्यूटेरियम, तो ये भी 1 डिग्री एमाइन ही होगा, ये भी क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन होगा। आप समझ रहे हैं ना। हम लोग वो सिंपली देखना है कि कितना कार्बन से ये डायरेक्टली क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको ऐसा दे दूं कि N मिथाइल इथाइल और यहाँ पे
क्या कर दूँ 1 2 3 प्रोपाइल कार्बन, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप समझ पा रहे हो ना। तो आपको डायरेक्टली देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से क्या है एसोसिएट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एमाइन का डिग्री क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट करें। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और भी स्टूडेंट हम लोग कर लेते हैं। जब आपने तो ये तो नोट कर ही लिया होगा, तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक नाइट्रोजन ले लिए, ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन हम लोगों ने ले लिया और यहाँ पे इस तरह से हम लोग ने रिंग बनाया, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो ये नाइट्रोजन भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ देखोगे तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो ना। ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। अब जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन ले लूँ, एक ऐसा क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे NH कर दो और यहाँ पे D कर दो, तो आप डायरेक्टली देखोगे तो एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री क्या हो जाएगा एमाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 डिग्री डायरेक्टली एक ही कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फेनाइल रिंग। ये बेसिकली C6H5 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कार्बन तो 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 5 होता है, 1 2 3 4 5, तो C6H5 इसको हम लोग फेनाइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे 2 फेनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही फेनाइल ग्रुप है, ठीक है ना। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है एनिलीन होता है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब नेमिंग करते रहेंगे तो आगे सीखेंगे, तो अभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब जैसे 15 नंबर में अगर हम लोग ले इस तरह से इनडायरेक्टली हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। यहाँ मिथाइल ये हाइथाइल, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा, 3 अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और भी मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आप देखते हो, अगर मैं कुछ इस तरह से ले लूँ कि नाइट्रोजन का मैं 4 बॉन्ड बना दूँ, ठीक है ना। इस तरह से नाइट्रोजन का अगर मैं 4 बॉन्ड बना दूँ, तो आप नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कब बनाता है, जब उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे लगाना क्या है ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे क्वाटरनरी एमाइन नहीं होता, ये सॉल्ट हो गया बेसिकली, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे क्वाटरनरी अमोनियम कटायन भी बोल सकते हैं और सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोई निगेटिव भी इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई आ गया, लाइक Cl- आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम कटायन हो जाएगा, एमाइन इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप ख्याल रखेंगे। तो ये 16 नंबर में हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। एमाइन जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन ही होता है, ठीक है ना। अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएट है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली तो 2 डिग्री एमाइन, और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एमाइन। और ये क्या है 4 कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको एमाइन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कटायन बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम कटायन। क्यों? क्योंकि एमाइन के लिए क्या होना चाहिए न्यूट्रल, ये सब क्या है न्यूट्रल है, ठीक है ना। और ये जबकि चार्ज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम कटायन। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लें। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है डिग्री ऑफ एमाइड। अब बेसिकली एमाइड क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। एमाइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है C+O NH2 होता है, इस तरह से, ठीक है ना। अब जैसे 1 डिग्री एमाइड 2 डिग्री एमाइड 3 डिग्री एमाइड वैसे ही होता है। तो R C+NH2 अगर रहने वाला है तो नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वैसे ही 1 डिग्री एमाइड इसको हम लोग बोल देंगे, ठीक है ना। और अगर इस तरह से है R C+O NH8-, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। तो ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमाइड। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो 2 डिग्री एमाइड। और अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है डेट इज R', आप समझ पा रहे हो ना। और यहाँ R" कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं फर्स्ट अगर लिखूँ जैसे CH3 C+O NH2, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे 1 डिग्री एमाइड बोल देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे 1 डिग्री एमाइड। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे सेकेंड क्वेश्चन से अगर मैं ले लूँ इस तरह से CH3 C+O_N, और यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ये तो 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइड, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 3 1 2 3, तो ये 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे CH3 C+O NH और यहाँ CH2 और CH3 कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन भी है, तो ये 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं करूँ CH3 C+O_N, इस तरह से मैं अगर रिंग बना दूँ, ठीक है ना, इस तरह से अगर रिंग बना दो तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा।
आप देखेंगे तो इससे 3 अल्काइल ग्रुप क्या है, एसोसिएट है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दूँ, ठीक है ना, बनाने का मैं कैसा ही बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH और यहाँ पे भी एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइड। ये हमेशा जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये हमेशा अल्टरनेट पोजीशंस पे होता है। ये सब जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब बात को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो इस पर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैं ऐसा क्वेश्चन ले लूँ, ऐसा क्वेश्चन ले लूँ, C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे मैं कर दूँ इस तरह से कोई 5 मेंबर का रिंग में बना दूँ, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइड। तो ऐसे हम लोग बहुत क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट करें, ओके। जैसे कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग कर लेते हैं बच्चे। जैसे 7 नंबर में अगर मैं बोलूँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे D कर दूँ, तो ड्यूटेरियम में मतलब नहीं है, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और में हम लोग कर लेते हैं। जैसे इस तरह से हम लोगों ने ले लिया, इस तरह से हम लोग ले लिया C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे मैं क्या कर दिया, D कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, CH3। तो बताया इसका डिग्री क्या होगा, तो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइड। हम लोग को डायरेक्टली कार्बन से देखना है कितने कार्बन से नाइट्रोजन क्या है, एसोसिएट है। ड्यूटेरियम तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या है, बहन है, ठीक है ना, बहन या भाई कुछ भी बोल सकते हो, उसका आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है, द 2 एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज नोन एज आइसोटोप। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैं बना दूँ इस तरह से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन चाहूँ तो मैं कैसा ही बना सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं नाइट्रोजन बना दिया और यहाँ पे मैं मिथाइल ले लिया और यहाँ पे मैं 6 मेंबर का रिंग इस तरह से बना दिया, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 3 डिग्री एमाइड। एमाइड के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है तो एमाइड, और आप जानते हो कि RNH2 डायरेक्टली रहता है तो वो क्या बन जाता है, एमाइन बन जाता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे CH3। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अल्काइल ग्रुप ही हो, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप की जगह H भी हो सकता है। तो ये बात आपको ख्याल रखना, ये एग्जाम्पल थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपके साथ इसके साथ क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, अगर आपको कोई बोल दे कि सबसे स्मॉलेस्ट एमाइड आप बनाए, सबसे छोटा एमाइड, तो सबसे छोटे एमाइड के लिए आप क्या बनाओगे, H यहाँ पे लगाओगे, C डबल बॉन्ड O NH2। मतलब आपको बोले कि सबसे कम मास वाला एमाइड बनाए, तो यहाँ पे आप जानते हो कि 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप क्या अल्काइल ग्रुप के, अगर अल्काइल ग्रुप को जोड़ते हो, लाइक कार्बन को जोड़ते हो तो एटॉमिक मास 12 से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आप हाइड्रोजन को जोड़ते हो तो 1 से इंक्रीज होता है। फिर यहाँ अल्काइल, यहाँ पे भी आप मिथाइल वगैरह जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे कम मास वाले के लिए क्या हो जाएगा, H को यहाँ पे जोड़ना होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट एमाइड है। ये जैसे 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, आप समझ पा रहे हो। तो सबसे ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट एमाइड है। अब जैसे मैं ऐसा बना दूँ, HC डबल बॉन्ड O NH और D, ठीक है। तो यहाँ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कार्बन से R ग्रुप ही जुड़ा हो, अल्काइल ग्रुप ही, मतलब H वगैरह भी जुड़ा रह सकता है। यही मैं आपको बता रहा था। D भी आप जोड़ सकते हो ड्यूटेरियम, लेकिन जनरली H ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट एमाइड जो होता है, अगर आपको बोल दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एमाइड, तो सबसे स्मॉलेस्ट एमाइड क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O NH2। ये सबको हम लोग जब होमोलोगस पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे, तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, होमोलोगस सीरीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेबस के लिए। होमोलोगस सीरीज इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बोल रहा है कि दो मतलब जो होमोलोग होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बताता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ओके। तो इसमें क्या है, 2 सक्सेसिव मेंबर्स इज डिफर बाय CH2 ग्रुप और द 2 मेंबर्स इज डिफर बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 40 mu। मतलब ये क्या बोल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे का होमोलोग तभी होगा
जब उन मॉलिक्यूल्स में CH2 का डिफरेंस हो। लाइक अगर एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, लाइक CH4 है और CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 है। आप समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड और ये क्या है, थर्ड है। तो आप देखोगे तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें CH2 ऐड कर देते हो तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। आप देख ले, अगर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो C2H6 हो जाएगा। अब जैसे इसमें CH2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, CH2 को क्या करना है, ऐड कर देना। तो कितना हो जाएगा, C2H6, और ये भी क्या है, C2H6। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दो कंपाउंड के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का, तो वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, होमोलोग। जैसे सेकेंड और थर्ड को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, ये CH2 आ रहा है। या फिर ये 14 AMU मास क्यों बोला हूँ मैं, क्योंकि आप CH2 का मास अगर कैलकुलेट करते हो तो 12 + 1 × 2 कितना होता है, 14 होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों में अगर 14 AMU का मास का डिफरेंस है तो वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, होमोलोग। तो यहाँ पे जैसे मैं मार्क करूँ, यहाँ पे जैसे मैं मार्क करूँ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड और सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या है, एक दूसरे का क्या है, होमोलोग है। ये क्या है, होमोलोग है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का होमोलोग है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि नहीं सर, फर्स्ट और थर्ड होमोलोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 का डिफरेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा 2 कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो इसको होमोलोग हम लोग नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट, तो आप लोग बिल्कुल सही होगे, फर्स्ट और थर्ड इज नॉट होमोलोग। आप समझ पा रहे हो ना, नॉट होमोलोग। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होमोलोग नहीं है, ठीक है, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का होमोलोग नहीं है, ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का होमोलोग नहीं है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये तो एग्जाम्पल नंबर A कर दे, और एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग B ले, लाइक हम लोग ऐसा ले लेते हैं CH3 CH2 OH, अल्कोहल एक ले लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग ले लिए CH3 CH2 CH2 OH। तो आप लोग बताएं क्या ये दोनों एक दूसरे का होमोलोग है, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर, फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का बिल्कुल होमोलोग है। तो यहाँ पे सर आप देखेंगे तो एक का CH2 का क्या डिफरेंस है, एक CH2 इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, होमोलोग हो जाएगा। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं बात बताऊँ तो दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि इनका आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होता है। वैसे तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़े हैं, रिएक्शंस करना नहीं सीखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि लाइक अगर इसका हाइड्रोजन हैलाइड से अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो ये बस आपको थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ पे CH3 CH2X बनेगा, और ये होता क्या है, OH और H मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इसका मैकेनिज्म भी जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तब सीखेंगे। और इसका भी अगर HX से अगर हम लोग रिएक्शन करवाए तो ये CH3 CH2 CH2X बनाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्यों मैं सेम बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज ये दोनों सेम मैकेनिज्म से क्या करता है, रिएक्शंस करता है। मतलब ये इन दोनों के रिएक्शंस करने का जो पाथ होता है, जो तरीका होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। और आप देखेंगे कि दोनों मेथड से हम लोग अल्काइल हैलाइड ही बना पा रहे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अल्काइल बोलते हैं, और ये हेलोजन है तो इसको क्या बोल देंगे, हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्काइल, और इसको क्या बोल देंगे, हेलोजन है तो क्या बोल देंगे, हैलाइड। तो इससे हम लोग अल्काइल हैलाइड बना पा रहे हैं, और साथ में दोनों में वाटर बन रहा है। तो इसका इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम। बस मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे क्या हो गया, मास हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, उसका डेंसिटी हो गया, कलर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब यही सब हो गया, उसका फिजिकल स्टेट हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इनका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो इन दोनों का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, मतलब साइज भी डिफरेंट होगा, तो डेंसिटी भी डिफरेंट होगा। आप समझ रहे हो ना। तो इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी लाइक दोनों का रिएक्शंस करने का तरीका क्या है, सेम है। आप समझ रहे हो ना। अब जैसे आप ब्यूटेन और पेंटेन को ले लोगे, ठीक है ना। तो जैसे आप मैं एक एग्जांपल, ये A B एग्जांपल था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है तो मैं कहाँ लिखूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक C एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लाइक ये तो क्या हो गया, ब्यूटेन 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। आप समझ रहे हो ना। तो आप जब देखोगे तो
इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बाकी मतलब जनरल फार्मूला क्या है, सेम है, सब कुछ सेम है, बट केमिकल प्रॉपर्टी भी इनका सेम होगा क्योंकि दोनों को दोनों क्या है, एल्केन है। मैं बताना चाह रहा था कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, साइज वगैरह डिफरेंट होगा। लेकिन एक बात और मैं बता रहा हूँ कि ब्यूटेन गैस होता है, जबकि आप 4 कार्बन से 5 कार्बन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो लिक्विड के में टेंडेंसी होता है उसका जाने का, तो ये गैस होता है, जबकि ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी इनका सेम हो गया ना, फिजिकल स्टेट क्या हो गया, सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया ना, डिफरेंट हो गया ना फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि होमोलॉग का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस करने का तरीका तो सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एल्केन है, जैसे ये एल्केन है तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये बात तो आप लोग भी जानते हो। तो इसका भी जनरल फार्मूला सेम होगा, CnH2n+2, और इसका भी जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। मतलब अगर n की जगह अगर 4 रख देंगे तो ये मिल जाएगा, और n की जगह अगर 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये सब आप लोग 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो n की जगह 4 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n की जगह 5 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इनका जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम। तो होमोलॉग में हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन में यही 4 पॉइंट पूछ दें, ठीक है ना। आप ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी वो पूछ देते हैं। तो ये पॉइंट्स उनका क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप याद करके रखेंगे और समझ के रखेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले एक टेबल भी बनाएंगे, तो पहले आप इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, होमोलॉगी सीरीज के क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको एक टेबल में आपको दिया हूँ। इस टेबल के जरिए आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में अच्छे से जान लेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या नेम है, जो कि आप 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत पढ़ के आओ। साथ में उसका जनरल फार्मूला भी आपको मिल जाएगा और उसका नेम भी मिल जाएगा। तो ये होमोलॉगस सीरीज में तो आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन साथ में ये आगे भी मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम देने वाला, खास करके जनरल फार्मूला। तो इतने सारे जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, तो मैं सबका नहीं बोलूंगा याद रखने के लिए, मैं कुछ का बोल दूंगा आपको याद रखने, तो उसका पक्का श्योर याद रखेंगे। वैसे तो आप सबका याद रखते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक आप याद करके रखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, जनरल फार्मूला है इसका, ये होमोलॉगस सीरीज मतलब ये नेम है बेसिकली, और वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्केन के बारे में आप 9th में ही पढ़ते हो, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन, और उसको सिंगल बॉन्ड से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। CnH2n एल्कीन तो आप लोग जानते हो। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, दैट इज साइक्लो एल्केन। यहाँ पे एक नया वर्ड क्या आया है, साइक्लो एल्केन। अब सर ये साइक्लो एल्केन होता क्या है सर, इससे पहले तो हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े, लेकिन ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। ये जो रिंग वाला जो कंपाउंड होता है ना, लाइक रिंग वाला, इस तरह से रिंग वाला जो कंपाउंड सब होता है, उसमें उसको हम लोग मतलब उसके लिए हम लोग साइक्लो वर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी हम लोगों को सीखना है, रिंग वाले कंपाउंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड। तो ये साइक्लो एल्केन का भी फॉर्मूला है। जैसे आप एज एग्जांपल यहाँ पे 4 आप पुट कर दें तो C4H8 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे इनकी जगह तो C4H8 हो जाएगा। और इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो 4 कार्बन है और सब पे 2-2 हाइड्रोजन है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये तो एल्कीन का होता है, ये बात आप लोग भी जानते हो, लेकिन साथ में ये साइक्लो एल्कीन का भी फॉर्मूला होता है। देखिए रिंग का भी ये जनरल फॉर्मूला निकल पा रहा है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, आप समझ पा रहे हो ना। तो ये बस समझाने के लिए मैं बताया। CnH2n-2 ये अल्काइन का होता है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। साथ में साइक्लो एल्कीन का होता है। अब सर साइक्लो एल्कीन क्या होता है, अल्काइन का तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। सर साइक्लो एल्कीन क्या होता है, तो रिंग के अंदर आप डबल बॉन्ड बना दे, दैट बिकम साइक्लो एल्कीन। कोई भी रिंग के अंदर आप डबल बॉन्ड बना, लाइक इसके अंदर आप डबल बॉन्ड बना दिए तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्कीन। इसके अंदर डबल बॉन्ड बना दिए तो क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्कीन। सर साइक्लो एल्कीन तो आपने बता दिया। ये सर एल्काडाइन क्या होता है, तो एल्काडाइन वो कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड लगातार होता है। मतलब अब सब मतलब कहने का मतलब लगातार भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यूअस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूअस, लेकिन उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है इस तरह से। अब जैसे इसी कंपाउंड को अगर हम लोग देख ले, H2 और H2 यहाँ पुट कर दे, ठीक है। तो एक काम करें, यहाँ पे आप 3 पुट करके देखिए। अब जैसे ही 3 पुट करके आप देखते हो तो Cn कितना हो जाता है, C3 क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा।
3 2 ज़ा 6 -2 C3H4। अब देखिए C3H4 इसका फॉर्मूला है C3H4, तो आप समझ रहे हैं ना। मतलब ये अल्का डाइन का मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड में अगर 2 डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्का डाइन। जैसे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपा डाइन बोल देंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो बोल रहा हूँ मैं प्रोपा अल्का, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा हो या कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब आगे का पार्ट है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए आपका काम है तो बस नेम वाइज याद रखें, अल्का डाइन का ये जनरल फॉर्मूला होता है। और क्या होता है वो तो मैं आपको बता ही दिया, क्या होता है वो तो मैं आपको यहाँ से मैं बताते आपको जा ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये साइक्लो एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला था, लाइक यहाँ 4 आप पुट कर दें, तो 4 पुट करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा, मतलब C4H6 हो जाएगा। अब इसको अब देखो, कार्बन तो 4 है ही, साथ में हाइड्रोजन देखो तो 2 2 4 हाइड्रोजन, 5 और 6, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 हो गया। तो C4H6 इसका भी फॉर्मूला है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड वाला तो आप लोग जानते ही हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड ले लूँ लाइक CH तो ये क्या है, यहाँ n की जगह 2 पुट कर दे, तो n की जगह आप 2 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। तो देखिए C2H2, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अल्काइन के लिए तो आप लोग समझते हो। साथ में ये मैं बताया आपको साइक्लो एल्कीन और अल्का डाइन के लिए भी ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वैलिड होता है। अल्काइन के लिए साइक्लो एल्कीन और अल्का डाइन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्रॉस नहीं है, ये क्या है, हेलोजन है। ये क्या है, हेलोजन। अब हेलोजन आप लोग जानते हो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो, ठीक है ना। तो हेलोजन का ये अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला होता है, एक्स की जगह क्या हो सकता है, ClAbr F और I, ठीक है ना। तो जैसे आपको कहीं पे लिख दिया, जैसे आपको लिख दिया CH3Cl लिख दिया, तो इसका जनरल फॉर्मूला मतलब इसमें आपको x की जगह क्लोरीन पुट करा है और n की जगह 1 पुट करा, तो n की जगह 1 पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और Cl हो जाएगा, x की जगह पुट करेगा तो ये बन जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि ये अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल या फिर ईथर, CnH2n+2O, ठीक है ना। अब ये अल्कोहल, तो अल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH। ईथर सर किसको बोलते हैं सर, तो अगर ऑक्सीजन के अगर आप दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ते हो, दिस अल्काइल ग्रुप में बी सेम और डिफरेंट। आर ग्रुप का मतलब क्या होता है, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप सर क्या होता है सर, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे आर जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, लाइक CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ये सब क्या है आपका अल्काइल ग्रुप है। मतलब एल्केन जो होता है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन को आप हटा दे, वो क्या बन जाएगा, अल्केन बिकम्स अल्काइल। क्या मैं बोला, एल्केन तो आप लोग जानते हो, जैसे आप मीथेन है तो उसमें से एक H को हटा दे तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन है तो उसमें से एक H को हटा दे इथाइल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो R जो ग्रुप है ये सब क्या है, अल्काइल ग्रुप है। मतलब अल्काइल मतलब कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ईथर क्या होता है सर, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर आप R जोड़ते हो तो वो क्या है, ईथर। ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी। लाइक अगर आप लोग ऐसा ईथर बना देते हो तो इसमें दोनों तरफ R ग्रुप सेम है, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। इसमें दोनों तरफ R ग्रुप डिफरेंट, R डैश क्या बता रहा है कि डिफरेंट है, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अल्कोहल का भी जनरल फॉर्मूला होता है और ईथर का भी। यहाँ पे सर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है CnH2nO। क्या लिखा हुआ है, CnH2nO। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CnH2n और O, ठीक है ना। तो ये CnH2nO सर किसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का। सर एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH वाले ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं, और C डबल बॉन्ड O अगर दोनों तरफ R ग्रुप लगा तो इसको कीटोन। कीटोन भी वैसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये R ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कीटोन बोल देंगे। CnH2nO2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में, CnH2nO2, CnH2nO2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, CnH2nO2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड सर क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड OH को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एस्टर किसको बोलते हैं, तो एस्टर हम लोग किसको बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। RC डबल बॉन्ड OR को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, ठीक है। CnH2n+1n, ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड का होता है। सर साइनाइड ये होता है और आइसोसाइनाइड अगर कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन बॉन्ड मतलब CN अगर कार्बन से बॉन्ड जो बनाता है तो साइनाइड होगा, और नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेता है तो आइसोसाइनाइड। ये सब कल के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। CnH2n+1NO2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। और ये क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप को हम लोग इससे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये सब ये क्या है, बेसिकली ये सब कुछ जनरल फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये जितने भी जनरल फार्मूला है, ये जितने भी जनरल फार्मूला नेम और ये मैं जो लिखा हूँ ये आपको क्या करना है,
रिमेंबर रखना है तो इसको नोट कर ले। एक दो और बचा हुआ है तो मैं ऊपर वाला को ही रिमूव करके बताऊंगा, तो पहले आप इसको नोट कर ले जल्दी से, ठीक है। इसको नोट कर ले, फिर मैं दो और बचा हुआ है तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो दो और बचा हुआ था, डेट इज CnH2n+1NO। तो ये एमाइड का जनरल फार्मूला होता है, जो कि क्या होता है C++ONH2। एमाइड C++O क्या होता है NH2, और एक होता है एमाइन जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1NH2, जिसको हम लोग NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपने एक पिक्चर देखा। पिक्चर मतलब क्या है कि एल्डिहाइड कैसा दिखता है, कीटोन कैसा दिखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है, एस्टर कैसा दिखता है, साइनाइड कैसा दिखता है, आइसोसाइनाइड कैसा दिखता है। जैसे इसके बारे में मैं बताऊं तो जैसे आप CH3Cl लिखे तो ये साइनाइड बन जाएगा, लेकिन अगर इसी CH3 को आप नाइट्रोजन से जोड़ दिए तो ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, ये क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये C अगर जुड़ेगा अल्काइल ग्रुप से, जैसे ये CH3 क्या है? अल्काइल ग्रुप है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल बोल देंगे। तो अगर मिथाइल अगर कार्बन से जुड़ा है तो साइनाइड, और अगर मिथाइल अगर नाइट्रोजन से जुड़ा है तो क्या बोल देंगे? उसको आइसोसाइनाइड बोल देंगे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको क्या समझ में आया कि नाइट्रो ग्रुप कैसा दिखता है, एमाइड कैसा दिखता है, एमाइन कैसा दिखता है, पहले ये आपको पता चला। साथ में उनका जनरल फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी आपसे सॉल्व करवाएगा। ये आपका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन आपको आगे धीरे धीरे पता चलते रहेगा, ठीक है। तो ये सबको अभी हम लोग शुरू क्लास के एकदम ऑर्गेनिक के शुरुआत में लिख के रख रहे हैं ये, लेकिन आपका 12th जो होगा, 12th में जो ऑर्गेनिक होगा वहां पे भी ये सब आपको काम देने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक साथ लिखा हुआ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और याद करने में भी काफी सहूलियत होता है। तो आप इसको कैसे याद, अल्कीन अल्काइन का तो आपको याद रहेगा ही 100%। अल्काइल हैलाइड भी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। अल्कोहल ईथर को आप याद कर लेंगे, ठीक है। मैं तो बोलूँगा सबको आप याद ही रखें, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला याद रखें, एल्डिहाइड कीटोन वाला आप याद रखें, ठीक है। तो 3 ये हो गया। और साइनाइड आइसोसाइनाइड भी आप याद रख सकते हो, तो सारा तो हो ही गया। नाइट्रो ग्रुप भी ऐसे ही हो जाएगा, एमाइन भी ऐसे ही हो जाएगा। आप ये याद रखिए एमाइड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये CnH2n+1 है। तो जहाँ जहाँ CnH2n+1 है, जहाँ जहाँ CnH2n+1 है, वो अल्काइल ग्रुप है बेसिकली। CnH2n+1 का मतलब क्या होता है? अल्काइल। जैसे यहाँ पे जैसे CnH2n+1, जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ CnH2n+1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे A1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और CH3 क्या है? मिथाइल है। तो CnH2n+1 क्या होता है? अल्काइल। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब आपको ऐसा ही याद हो जाएगा, अल्काइल वाला सब ऐसा ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये अल्काइल है, ये अल्काइल है, अल्काइल हैलाइड, ये क्या हो जाएगा? साइनाइड। जैसे यहाँ पे CH3 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? अल्काइल साइनाइड बोलेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोमिथाइल बोल सकते हैं। तो नेम तो हम लोग सीखेंगे, बाद में हम लोग नेम लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। IUPAC नेम भी सीखेंगे, कुछ कॉमन नेम होते हैं वो सब भी सीखेंगे हम लोग। तो उसके लिए आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल के क्लास के लिए आपको क्या करना है? कल के क्लास के लिए ये टेबल आपको, ये जो टेबल है आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि कल के क्लास का जो पढ़ाने का पैटर्न होगा पूरा इस टेबल से रिलेटेड है। तो जब तक आपके दिमाग में चलता नहीं रहेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का क्या होमोलोगस रीज, लाइक क्या जनरल फार्मूला था, क्या नेम था, क्या फंक्शनल ग्रुप था, तब तक आपको कल का क्लास समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल के क्लास को हो सके तो मैं एक्सटेंड भी करूँगा, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आज का क्लास आपको याद रहना चाहिए, मतलब, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी कंप्लीट, मैं अभी मतलब ये कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ कि आज की क्लास में इसको आप याद कर लेंगे, ताकि मेरे को कल के क्लास में क्वेश्चन करवाने में क्या हो, काफ़ी इजी हो। तो आप आज की क्लास में एकदम ऑनेस्टी, जैसे आप क्लास में आते हो तो वैसे एकदम ऑनेस्ट होकर याद कर लेंगे, ताकि कल के क्लास में पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगे और आपको समझ में भी आए। ओके, तो इस तरह से ये वाला टेबल जैसे था आज के क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन्स किए, एमाइन एमाइड, वो सब नॉर्मल था, तो वो सब आपको जानना था, वो जान लिए। अब भूले, मेरे को नहीं लगता कि आप भूलने वाले, एक बार पढ़ लेंगे तो वो आपको वापस क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और क्लास के शुरुआत में जो एक टेबल में बताया था हाइब्रिडाइजेशंस का, वो एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो आपको काफ़ी जगह क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो इस तरह से ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं पे भी डाउट रह जाता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे से डाउट पूछा करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।